लेक्चर में डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के टॉपिक पे। और इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक वो है सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। इस लेक्चर में हम लोग सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि क्या सक्सेशन और इनहेरिटेंस का प्रोविजन है मुस्लिम में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिस पॉइंट में वो है कि अगर मान लीजिए डिसीज्ड मुस्लिम मर जाता है तो उसके प्रॉपर्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा कैसे होगा, क्या है रूल उसका। तो अगर एक डिसीज्ड मुस्लिम मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन होगा इन बातों के द्वारा। अब जैसे कि जो भी खर्च उन डिसीज्ड मुस्लिम के अंतिम संस्कार में हुआ, डिसीज्ड मुस्लिम के ट्रीटमेंट में जो भी खर्च हुआ है वो पेड होगा उसके प्रॉपर्टी से ही। दूसरा कि जो भी खर्च हुआ है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने में, लेटर ऑफ प्रोवेट प्राप्त करने में, वो खर्च का पेमेंट उसके प्रॉपर्टी से होगा। अब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, लेटर ऑफ प्रोवेट क्या होता है। लेटर ऑफ प्रोवेट ग्रांट होता है एग्जीक्यूटर को और ये होता है सर्टिफाइड कॉपी विल का। और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट होता है एडमिनिस्ट्रेटर को और ये ग्रांट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। अब ये तीसरा कहता है कि जो भी भत्ता, गुजारा भत्ता जो भी देना है उन व्यक्तियों को जिन व्यक्ति ने डिसीज्ड मुस्लिम को मरने के 3 महीना पहले तक सर्विस दिया, उनका सेवा किया, उनका जो गुजारा भत्ता बनता है उसका जो पेमेंट होगा उस डिसीज्ड मुस्लिम के प्रॉपर्टी से होगा। यहां प्रॉपर्टी इंक्लूड बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि जो भी कर्ज बकाया है डिसीज मुस्लिम पे उस कर्ज का पेमेंट उसके प्रॉपर्टी से ही होगा। उसके बाद अगर डिसीज मुस्लिम डिस्पोज ऑफ करना चाहता है मरने से पहले अपने प्रॉपर्टी का तो वो अपने प्रॉपर्टी का 1/3 ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है बाय वे ऑफ विल। वो विल बना के किसी भी व्यक्ति को, नॉन मुस्लिम को भी प्रॉपर्टी दे सकता है लेकिन 1/3 से अधिक नहीं देगा, ठीक है। और जो लास्ट है वो यह कहता है कि इन सारे आइटम के पेड हो जाने के बाद जो भी बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके वारिस में। क्लियर। तो यही प्रॉपर्टी जो बच गया इसको हम लोग कहते हैं हेरिटेबल प्रॉपर्टी। क्लियर। यहां आपको नोट कर लेना चाहिए इस पॉइंट को। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि डिसीज्ड मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटर का। तो एग्जीक्यूटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है लेटर ऑफ प्रोवेट के द्वारा। और लेटर ऑफ प्रोवेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया, विल होता है। विल का सर्टिफाइड कॉपी होता है जो ग्रांट होता है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के द्वारा। और किसको ग्रांट होता है, उस व्यक्ति को ग्रांट होता है जिस व्यक्ति का नियुक्ति हुआ है वसीयत के थ्रू डिसीज्ड मुस्लिम के द्वारा। क्लियर। क्यों ग्रांट होता है, इसलिए ग्रांट होता है लेटर ऑफ प्रोवेट एग्जीक्यूटर को ताकि वो उस डिसीज्ड मुस्लिम के प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर संचालित कर सके, है ना। जो टर्म एग्जीक्यूटर है इसको इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 2 क्लाउज सी में डिफाइन किया गया है। अब आते हैं दूसरे रिप्रेजेंटेटिव पे, वो है एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मान लीजिए मुस्लिम वसीयत बना के अपना एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं करता है अपने प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में तो फिर यहाँ पे दायित्व कोर्ट पे आता है कि वह एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करे जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। और उस एडमिनिस्ट्रेटर का दायित्व होता है कि वह डिसीज्ड मुस्लिम की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करे। दैट मीन्स कि जो भी प्रॉपर्टी के संबंध में लायबिलिटी है ये जो लायबिलिटी है इसको पूरा करे, है ना। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। क्लियर। अब आते हैं तीसरा रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। जो तीसरा रिप्रेजेंटेटिव है वो है एयर। जो मुस्लिम के जो वारिस होते हैं वो आते हैं तीसरे कैटेगरी में, ठीक है। अगर मुस्लिम ने वसीयत के थ्रू एग्जीक्यूटर का अपॉइंटमेंट नहीं किया है, ना ही कोर्ट ने नियुक्त किया है एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड मुस्लिम, तो फिर यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन होगा प्रॉपर्टी का वो किसके द्वारा होगा, तो मुस्लिम के एयर्स के द्वारा होगा। क्लियर।
अब देखिए जो चौथा कैटेगरी होता है एग्जीक्यूटर का, माफ कीजिए रिप्रेजेंटेटिव का, वो होता है डेरिवेटिव एग्जीक्यूटर का। तो डेरिवेटिव एग्जीक्यूटर क्या होता है? तो डेरिवेटिव एग्जीक्यूटर होता है वह व्यक्ति जिसका नियुक्ति वसीयत के द्वारा होता है और यह वसीयत बनाया गया होता है डिसीज्ड मुस्लिम की एग्जीक्यूटर के द्वारा, कि उस एग्जीक्यूटर के मरने के बाद उसके जगह पे वह व्यक्ति डिसीज्ड मुस्लिम की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सके। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो है इंपॉर्टेंट केस लॉ से रिलेटेड सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस के रिस्पेक्ट में। तो पहला केस है जाफरी बेगम वर्सेस आमिर मोहम्मद खान का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जाफरी बेगम वर्सेस आमिर मोहम्मद खान। इस केस में कहा गया कि जो एयर्स होते हैं मुस्लिम्स के, वो प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं एज अ टेनेंट इन कॉमन, क्लियर, इन स्पेसिफिक शेयर। फॉर एग्जाम्पल कि एक मुस्लिम है, उसका 4 वारिस है। अब ये चारों वारिस अगर डिसीज्ड मुस्लिम की प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करता है तो एज अ ज्वाइंट टेनेंट, एज अ ज्वाइंट टेनेंट का मतलब, माफ कीजिए, एज अ टेनेंट इन कॉमन, मैं यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज अ टेनेंट इन कॉमन, है ना। टेनेंट इन कॉमन का मतलब होता है कि इनके पोजीशन में प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में इन सभी का कितना शेयर है ये स्पेसिफाइड है। वहीं दूसरी ओर हम लोग बात करते हैं ज्वाइंट टेनेंट का, तो ज्वाइंट टेनेंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी तो होल्ड करता है 2 या 2 से अधिक जो डिसीज मुस्लिम के जो वारिस है वो होल्ड तो करते हैं, लेकिन उस वारिस का उस प्रॉपर्टी में कितना शेयर है ये पता नहीं होता है, तो उसको कहते हैं ज्वाइंट टेनेंसी। और टेनेंट इन कॉमन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। और इस केस में क्या कहा गया था, जाफरी बेगम वर्सेस आमिर मोहम्मद खान के केस में कहा गया कि जो एयर्स है मुस्लिम के वो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं डिसीज मुस्लिम की प्रॉपर्टी को एज अ टेनेंट इन कॉमन इन स्पेसिफिक शेयर। और दूसरा केस है सुलेमान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान। इस केस में क्या हुआ था, अभी इस केस का डायरेक्ट संबंध है डिसीज मुस्लिम के द्वारा लिए गए कर्ज से। मान लीजिए डिसीज्ड मुस्लिम ने कर्ज लिया, पहले आप समझिए कंसेप्ट को, उसके हम लोग केस पे आते हैं। डिसीज मुस्लिम ने कर्ज लिया, उस कर्ज को चुकता नहीं कर पाया, तो उसका कर्ज का जो पेमेंट होगा, डेट का जो पेमेंट होगा, उसके डिसीज मुस्लिम की प्रॉपर्टी से होगा। क्लियर? अब यहां देखिए प्रॉपर्टी से पेमेंट हो, इसके लिए जो क्रेडिटर है जिसने कर्ज लिया वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा। अब सूट जो इंस्टीट्यूट हुआ है उसमें जो एयर्स हैं वो तो है ही, उसके खिलाफ तो एग्जीक्यूशन होगा ही डिक्री का, लेकिन क्या उस एयर्स के खिलाफ डिसीज मुस्लिम की उस एयर के खिलाफ एग्जीक्यूट हो सकता है वो डिक्री, जो एयर्स उस सूट में पार्टी नहीं है? तो इस केस में कहा गया सुलेमान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल के केस में कि बिल्कुल हो सकता है। अगर डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो इस सिचुएशन में उस एयर के खिलाफ भी डिक्री एग्जीक्यूट होगा जो एयर्स पार्टी नहीं है उस सूट में। क्लियर? तो ये केस भी आपको समझ में आ गया पॉइंट। अब आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हेरिटेबल प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कौन करेगा, कौन कौन होते हैं एयर्स, डिसीज मुस्लिम के एयर्स कौन कौन होते हैं। तो देखिए मुस्लिम लॉ में सुन्नी के संदर्भ में 3 एयर होते हैं, ठीक है। पहला होता है शेरर, दूसरा होता है रेसिड्यूरीज और तीसरा होता है डिस्टेंट किंडरेड। अब देखिए शेरर कौन होता है, शेरर की कैटेगरी में कुल 12 लोग आते हैं और ये वह होते हैं जिनका शेयर फिक्स्ड होता है कुरान के द्वारा। तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई डिसीज्ड मुस्लिम है, उसने अपने प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं बनाया और वो मर गया, तो ये सभी आइटम को सेटिस्फाई करने के बाद जो हेरिटेबल प्रॉपर्टी बच जाएगा वो प्रॉपर्टी सबसे पहले किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेरर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और शेरर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कुरान में स्पेसिफाई किया गया है कि किस को कितना शेयर मिलेगा। तो क्योंकि शेरर का जो शेयर है वो बताया गया है, स्पेसिफाई है इन कुरान, ठीक है। अब मान लीजिए शेरर का जो शेयर जिसको मिलना था वो मिल चुका है, तो जो बच गया है अब वो उसके नीचे वाले एयर्स को जाएगा, रेसिड्यूरी में बटेगा। तो रेसिड्यूरीज में कौन सा प्रॉपर्टी बचेगा, जो प्रॉपर्टी बच गया है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शेयर्स में, ठीक है। तो उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा रेसिड्यूरीज में। क्लियर? अब अगर रेसिड्यूरीज नहीं है तो फिर उसके नीचे के जो एयर्स हैं दैट मीन्स डिस्टेंट किंड्रेड, उसमें प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा पॉइंट? तो डिस्टेंट किंड्रेड कौन होते हैं, जो ना तो शेरर होते हैं ना ही
रेसिड्यूरीज के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये हो गए आपको वह व्यक्ति, वह मान लीजिए वह हेयर ही कह सकते हैं हम लोग, जो हेरिटेबल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता। तो कौन कौन कर सकता है? शेयरर, जिसका शेयर फिक्स होता है कुरान के थ्रू, उसके बाद रेसिड्यूरीज, और उसके बाद डिस्टेंट किंड्रेड। डिस्टेंट किंड्रेड वह रिलेशन होता है जो ना तो शेयरर की कैटेगरी में आता है ना ही रेसिड्यूरीज की कैटेगरी में आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो होते हैं शेयरर, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेसिड्यूरीज में। क्लियर? तो दोस्तों लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस के रिस्पेक्ट में। पहला कि डिसीज्ड मुस्लिम की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन से प्रॉपर्टी को हम लोग हेरिटेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, कौन इनहेरिट कर सकता है डिसीज्ड मुस्लिम के प्रॉपर्टी को, रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होता है डिसीज्ड मुस्लिम का, और जो रिलेवेंट केस लॉ है वो भी हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।